हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पूरा सीरीज़ हमारा चल रहा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे समझने में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले वीडियो देख लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। Indifference curve analysis is based on the concept of ordinal measurement of utility। तो जो हमारा indifference curve होता है वो बेस किस पे होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? मैंने आपको दो तरीके के मेजरमेंट बताए थे लास्ट वीडियो में। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या होता है, हम लोग कोई भी नंबर्स देते हैं, ठीक है। जैसे हमने 10 में से 5 मार्क्स दे दिए, 10 में से 4 मार्क्स दे दिए, मतलब जैसा भी हमको लगता है हम वैसा मार्क्स दे देते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में हम ऑर्डर बताते हैं कि ये बेटर है, ये उसके बाद ये बेटर है, उसके बाद ये बेटर है, उसके बाद ये बेटर है। जब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनल मेजरमेंट करते हैं यूटिलिटी का। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल या फिर कार्डिनल। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसको हम लोग पहले, उसके बाद जो ख़राब है उसके बाद, उसके बाद उसके बाद, इस तरीके से हमारा मेजरमेंट चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट अ कंज्यूमर कैन स्टेट डेफिनेटली वेदर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी इज़ ग्रेटर, लेस और इक्वल टू द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द अनदर कमोडिटी। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट होने की वजह से फ़ायदा ये होता है, जो कंज्यूमर होता है वो आराम से बता सकता है, आराम से डिराइव कर सकता है कि जो उसको यूटिलिटी मिल रही है उसका क्या हिसाब किताब है। मतलब जो यूटिलिटी जो भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उसको कितनी यूटिलिटी उससे मिल रही है, ठीक है। तो उसको बताना ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि उसको केवल बताना पड़ेगा लेस यूटिलिटी मिल रही है, या फिर इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, या फिर ग्रेटर यूटिलिटी मिल रही है। तो यही तीन चीज़ में उसको चीज़ों को डिफाइन करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी को बहुत ही ईजी माना जाता है। या तो आप बताओगे बहुत अच्छा है, या तो आप बताओगे ठीक है, मतलब सामान्य है, या तो आप बताओगे बेकार है। तो तीन ऑप्शन में यह आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में, ठीक है। तो ऑर्डिनल में हमारा क्या होता है, हम लोग रैंकिंग करते हैं, ऑर्डर में बताते हैं कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है और कौन सा लेस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनल। अब आते हैं जैसे कि क्या एजम्पशंस लेके हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंस कर्व एनालिसिस के, तो क्या एजम्पशंस हमको लेके चलना होता है। तो वी अज्यूम दैट देयर आर only two goods and the consumer spend his entire income on these two goods. A combination of the another of the amount of two goods is generally called consumption bundle of goods and bundles। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब भी हम लोग स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशंस क्या लेते हैं कि कम से कम दो गुड्स के बारे में हम लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो अपना सारा पैसा किसी भी दो गुड्स पे खर्च करेगा, ठीक है। ये अज्यूम करके हम लोग चलते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी लॉ आप पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसके सर्टेन एजम्पशंस होते हैं। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हमारे एजम्पशंस टू गुड्स को लेके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो गुड्स हैं एंड द कंज्यूमर स्पेंड इज इंटायर इनकम। देखिए कंज्यूमर जो है अपना पूरा इनकम इस पर खर्च करने जा रहा है, और यहाँ पे टू गुड्स है, इंटायर इनकम ऑन दिस टू गुड्स एंड द कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन बंडल। तो एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है कि कंजप्शन बंडल पूछ लेता है, या फिर बंडल ऑफ गुड्स पूछ लेता है, या फिर बंडल पूछ लेता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बंडल वर्ड यूज़ करेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही होगा जिस पे कंज्यूमर पूरा पैसा खर्च करने को तैयार है, ठीक है। यहाँ पे अभी सेटिस्फैक्शन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ फुल सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कंजप्शन बंडल क्या होता है, बंडल ऑफ गुड्स क्या होता है, या फिर बंडल क्या होता है, तो उसमें आप यही लिखोगे ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिस पे कंज्यूमर अपने सारे पैसे खर्च करना चाहता है।
उसको हम बोलते हैं कंजप्शन बंडल, बंडल और द बंडल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि अ कंज्यूमर कैन नॉट परचेज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स और बंडल दैट ही विश टू परचेज। तो कंज्यूमर जो है वो ज़रूरी नहीं कि सारे जो बंडल्स वो ख़रीदना चाहता है, मतलब 3-4 गुड्स का, 5-6 गुड्स का एक कॉम्बिनेशन वो ख़रीद सके पर्टिकुलर अपने इनकम के वजह से। तो क्या कारण होता है कि कंज्यूमर नहीं ख़रीद पाता? तो हमने यहाँ पे कंज्यूमर का फेस बता दिया है। क्यों हमारा कंज्यूमर दुखी है? क्योंकि उसका फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ मनी है, उसके पास जो इनकम है वो फिक्स है। ठीक है, तो उसी फिक्स इनकम में ही उसको गुड्स ख़रीदना होता है। उसका मन है कि अब उसको 5-10 कॉम्बिनेशन ख़रीदना है, तो 5-10 कॉम्बिनेशन लायक उसकी इनकम नहीं होती, ऐसा अज्यूम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऑफ गुड्स इन मार्केट, उसके बाद मार्केट में जो प्राइस चल रहा है गुड्स का वो भी तो उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है गुड्स बहुत महंगा हो और उसकी इनकम बहुत कम हो। ठीक है, तो ये 2 कारण की वजह से हमारा कंज्यूमर यहाँ पे दुखी रहता है कि फिक्स अमाउंट ऑफ उसकी जो इनकम होती है, और दूसरा क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट। तो ये भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर क्यों केवल 2 ही गुड्स को एक तरीके से विश करता है परचेज़ करने के लिए, और वो भी कभी कभी कुछ ऐसे 2 गुड्स होते हैं जो वो नहीं ख़रीद पाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा ना, कंज्यूमर कैन नॉट परचेज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड्स मतलब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स भी होते हैं जो कंज्यूमर नहीं खरीद सकता। भाई मान लीजिए कंज्यूमर के पास 100 रुपये है, ठीक है, अब एक ही प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपीज़ का है, तो क्या उसके वो 2 कॉम्बिनेशन जो 2 गुड्स वो सेलेक्ट कर रहा है उसमें वो आएगा? तो सिंपल सी बात है, वो नहीं आएगा। इसीलिए उसको ढूंढना पड़ता है कि 100 रुपये में कौन से 2 गुड्स हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो गुड्स 1 और गुड्स 2 को चूज़ करेगा। यहाँ ये गुड्स 1 है, ये मेरे में आ सकता है, और ये गुड्स 2 है, ये मेरे में आ सकता है। 100 रुपये से ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते ना, तो इसीलिए कंज्यूमर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा दुखी रहता है। यहाँ पे देखिए दुखी है। अब आते हैं हम लोग और आगे समझते हैं। तो क्या होता है बजट सेट? तो कंज्यूमर मनी, इनकम और प्राइस ऑफ 2 गुड्स। तो जो हमारा बजट सेट होता है ये क्या दिखाता है? इट रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज। देखिए अभी ऊपर क्या था, ऐसे बंडल्स थे जो कंज्यूमर नहीं खरीद पा रहा था, तो यहाँ पे दुखी था। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हम बजट सेट का। ठीक है ना, बजट तो आप जानते ही हैं, जैसे बाज़ार में आप गए कोई भी सामान खरीदने के लिए, अब आप गए किसी भी दुकान पे, आपने कहा कि मुझे आप जीन्स दिखा दो, वो जीन्स दिखाने लगे 2000 रुपये का, 3000 रुपये का। आपने कहा साहब मेरा बजट 1000 है। तो बजट 1000 का मतलब क्या हुआ कि हमको उतने में ही हमको जीन्स चाहिए। ठीक है, अब उसने आपका जब बजट सुना तो उसने आपको 600 रुपये से लेके 1000 रुपये के जीन्स दिखाना शुरू कर दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि बजट सेट का मतलब होता है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं इस गुड्स को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द बजट सेट। अब यहाँ पे सेट वर्ड यूज़ कर रहा है। खाली बजट होता तो हम मान लेते खाली बजट एक पैसा के बारे में बोल रहा है, लेकिन सेट का मतलब कि यहाँ पे 2 गुड्स का, कम से कम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। एक गुड का तो सेट बनता नहीं है, कम से कम 2 गुड्स का सेट बनेगा ही बनेगा। तो देखिए कैसे याद करेंगे, बजट सेट रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विथ हिज मनी इनकम एट अ गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स। तो ये एक ऐसा बजट, जब हम लोग बजट सेट वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे अब हमारा कंज्यूमर इस पर्टिकुलर सेट को ख़रीदने के लिए तैयार होता है, मतलब वो चीज़ें उसके बजट में हैं तो वो ईज़िली उसको ख़रीद सकता है। तो देखिए अब एग्जांपल से हम लोग पूरा बजट सेट समझेंगे कि बजट सेट कैसे होता है। तो कंज्यूमर की इनकम यहाँ पे हमने 20 एज्यूम कर ली है, और एक गुड्स की कीमत 4 रुपये और दूसरे गुड्स की कीमत 2 रुपये एज्यूम कर ली है जो वो ख़रीदने जा रहा है। तो देखिए एक गुड्स वो आराम से खरीद सकता है, तब भी पैसे बचे ही रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना पूरा पैसा इसके लिए निकाल के रखा हुआ है। तो हो सकता है ये कुछ ज़्यादा खरीद ले, ये कुछ कम खरीद ले, हो सकता है ये कुछ कम खरीद ले, ये कुछ ज़्यादा खरीद ले। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये पूरा पैसा 20 रुपये ये इस पर दोनों पे खर्चा करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेबल बना के दिखाते हैं कैसे टेबल बनेगा इसका। तो ये देखिए इसका टेबल है।
तो यहाँ पे क्या है, अब कंज्यूमर का देखिए, यहाँ पे आपको पहले मैंने दिखाया था 4 रुपीज़ जो था पहले गुड्स का प्राइस था और दूसरे गुड्स का प्राइस 2 रुपीज़ था। ठीक है, अब यहाँ पे जब उसने पहला सेट क्या किया, पहले सेट में पहला गुड्स जो था वो 0 ख़रीदा, पूरा का पूरा पैसा लगा दिया दूसरे गुड्स में, तो ये हो गया उसका 20 रुपीज़ स्पेंड हो गया। ठीक है, तो पूरा आप देखोगे कॉम्बिनेशन। अब पहले गुड्स में फिर उसको लगा कि नहीं गुड्स 1 भी हमको ख़रीदना चाहिए, तो गुड्स 1 ख़रीदा, तो 4 रुपीज़ यहाँ खर्च किया, 4 1 जा 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 गुड्स यहाँ इसका ख़रीद लिया। ठीक है, मतलब 8 रुपये वाला, मतलब 8 पीस गुड्स ख़रीद लिया 2 रुपये वाला। ठीक है, ये जो है ये प्राइस है, जितना आप ये देख रहे हो ये सब प्राइस है, इतने प्राइस में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, फिर उसने ये 6 पीस किया, इसको कम करता चला गया और इसको बढ़ाता चला गया। आप देखो यहाँ पे 10 था, 8 था, 6 था, 4 था, 2 था, 0 हो गया, और यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 हो गया। तो इसमें सेट क्या है, ये इसका सेट है, ये पहला सेट हो गया। ठीक है, ये दूसरा सेट हो गया, तो ये सब इसका सेट है। ये पहले सेट में ये ख़रीद रहा है, दूसरे सेट में ये ख़रीदा है, ये दोनों एक साथ आपको बताना है। ठीक है, इसीलिए हम इसका यहाँ पे इंटू करके भी दिखाए हैं और यहाँ पे आपको पैसा भी दिखा रहा है कितना पैसा टोटल खर्च हो रहा है। तो उसका बजट है 20 रुपीज़ का, वो पूरा 20 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है। अब इसको हम लोग इस पर ग्राफ में प्लॉटिंग करके देखते हैं कैसे होगी प्लॉटिंग। तो गुड्स 1 और गुड्स 2, तो गुड्स पहले में क्या है, गुड्स 1 जो है वो 0 है, तो ये 0 हो गया, और गुड्स 2 है वो 10 है, तो यहाँ पे आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी। पहली प्लॉटिंग यहाँ पे हो गई। दूसरा देखिए, यहाँ पे 1 है और 10 है, तो गुड्स 1 जो है वो 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया, और गुड्स 2 जो है वो हमारा 8 है, तो यहाँ पे कहीं पे एक प्लॉटिंग आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 है, गुड्स 1 जो है आपका 2 है, ये मतलब 2 यहाँ पकड़ लिया हमने, और यहाँ पे ये 6 है, तो ये 6 के सामने आके हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ से यहाँ प्लॉटिंग कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। तो हमारी इस तरीके से प्लॉटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस प्लॉटिंग को पूरा जोड़ देंगे, तो आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन चल के यहाँ पे आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन क्या दिखाता है कि हम लोग अलग अलग जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जो अलग अलग सेट खरीदते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स, ठीक है, वो दिखाता है हमारा बजट लाइन। उसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि लगे कि आपने प्लॉटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये बजट लाइन है। बजट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। अब बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स और बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, बजट लाइन दिखाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को। मतलब ये देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन देखिए मैच नहीं कर रहा है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को जो कि कंज्यूमर ख़रीदने जा रहा है अपने जो उसकी मनी इनकम है उससे, ये उसकी मनी इनकम हो गई, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो गया जो कि हमारा कंज्यूमर यहाँ पे ख़रीदेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा बजट लाइन। तो बजट लाइन की इंडिविजुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी बजट लाइन का अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप ये लिख के ये बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। तो ये बना रहे हैं तो उसके साथ ये जरूर बना दीजिएगा। अगर 2 से ज़्यादा नंबर का है, अगर 2 नंबर का है तो ये बना के ये का डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं every point on this budget line indicates those bundle of goods 1 and 2 which the consumer can purchase by the spending his whole income of ₹20 at a given price of the goods। सिंपल सी बात है कि जो भी इसमें पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दिखा रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो गुड्स खरीद सकता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग गुड्स खरीद रहा है। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद रहा है
विथ हिज गिवन इनकम, जो भी उसका गिवन इनकम है 20 रुपीज़ है तो हर पे 20 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो सारे ही केस में 20 रुपीज़ खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब इसका हमने एक इक्वेशन बना दिया। द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन कैन बी रिटन एज, ये प्राइस हो गया, ये गुड्स हो गया x1, और ये आपका प्राइस हो गया, ये x2 हो गया, इज इक्वल टू m। m यहाँ पे इनकम हो गया जो 20 रुपीज़ है, और प्राइस आपको ये समझ में आ ही रहा है, पहला 4 है, फिर यहाँ पे दूसरे का प्राइस 2 है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका 4 हो जाएगा प्राइस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे गुड्स 1 गुड्स 2 हो गया, यहाँ पे ये आपका ₹20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको अगर मान लीजिए 4 नंबर में आता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको ये भी बना के ऐसे लिखना पड़ेगा इक्वेशन को भी, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब नई चीज़ क्या बता रहे हैं ये। ऑल द पॉइंट्स और ऑन द बिलो द बजट लाइन इंडिकेट्स द बजट सेट। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि जितना भी पॉइंट इस पे होता है, जितना भी पॉइंट इस पे होता है, ये हमारा इंडिकेट करता है बजट सेट को। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें बिलो भी लिखा हुआ है। बिलो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट है तो वो भी बजट सेट में आती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये आपकी बजट लाइन हो गई, मतलब आप इसके अंदर का कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, इसके बाहर आप नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी बजट लाइन हो गई। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अंदर आपका मन है कि 2 गुड्स ये खरीदना, 1 गुड्स ये खरीदना, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो, पैसे आपके पास फिर बचे रहेंगे। फिर आपका मन है ये आपको खरीदना, तो यहाँ खरीद सकते हो, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। ये आपका बजट लाइन बन गया। बजट लाइन के अंदर आप जितनी भी चाहें शॉपिंग कर सकते हैं और आपका पैसा भी बचा रहेगा, ठीक है। तो वही यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। ऑल द पॉइंट ऑन और द बिलो द बजट लाइन इंडिकेट्स द बजट सेट। All points on the budget line indicates those bundle of 2 goods which cost exactly equal to m। तो यहाँ पे जो लाइन पे जो पॉइंट्स बनी हुई हैं वो दिखा रहा है कि इतना पूरा पैसा हमने खर्च कर दिया, और जो बिलो होगा उसका मतलब कि वो हमारे बजट में है लेकिन हमने पूरा पैसा नहीं खर्च किया, अभी भी पैसे हमारे पास बचे हुए हैं। तो देखिए, ऑन द अदर हैंड पॉइंट बिलो द बजट लाइन इंडिकेट्स बंडल विच द कॉस्ट इज़ लेस देन m। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी 20 रुपये है वो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अभी हम और भी चीज़ें इस पर खरीद सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बजट लाइन के बिलो जितने पॉइंट्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा, वो इंडिकेट करते हैं कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं और वो पैसा हमारा पूरा इसमें खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और लेकिन जो बजट लाइन वाला जो होता है वहाँ पे हमारा पूरा पैसा खर्च हो चुका होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप कहीं पे कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी पैसा खर्च होता है लेकिन पैसा बचा रहता है, ठीक है। तो ये आपकी बजट हो गई और अंदर आप परचेजिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, 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 यह आपका विषय है कि आपको पूरा पैसा खर्च करना है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट बजट लाइन का और बजट सेट का और बंडल्स ऑफ गुड्स। जो हम लोग ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में अक्सर करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा, पहला बंडल्स पढ़ा, ठीक है, कंजप्शन बंडल, उसको अच्छे से याद कर लेंगे आप डेफिनेशन। दूसरा आप याद कर लेंगे बजट लाइन का डेफिनेशन कि बजट लाइन क्या होता है, और उसके बाद तीसरा आप याद कर लेंगे कि बजट सेट क्या होता है, ठीक है। तो बजट लाइन का डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, बजट सेट का आपने डेफिनेशन उसमें देख ही लिया। अभी मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फीचर्स ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन तो आपको समझ में आ गया, तो फीचर्स समझना अब ज़्यादा ईजी हो गया। पहला क्या है, द शेप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स इनकम एंड द प्राइस ऑफ द 2 गुड्स। तो सिंपल सी बात है, जो भी बजट लाइन आपका बनेगा उसका शेप डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। कंज्यूमर की इनकम हाईयर होगी तो बजट लाइन आगे बढ़ जाएगा, कम होगी तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग उसको आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता। तो बच्चे सोचते हैं कि हो सकता है बजट गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है। उसके अंदर जो उसके बिलो अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तब उसका लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन याद रखिए। उसके बाद है इट स्लोप डाउनवर्ड्स लेफ़्ट टू राइट। ये आपने देख लिया कि बजट लाइन लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप लाइन भी पूछ सकता है कि बजट लाइन नेगेटिव स्लोप लाइन होता है कि नहीं होता, तो आप यस बोलोगे।
उसके बाद है अ स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। मतलब जो भी हमारा प्राइस, ये अभी हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि ये एक लाइन में डिस्कस नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो इससे रिलेटेड हम लोग पूरा रेशियो से रिलेटेड वीडियो लेके इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, आपके उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो उसको आपको एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे रख दे रहा हूँ। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ईज़िली आपको नोट्स भी मिल जाए, और यही नोट्स आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। एकदम छोटा नोट्स है, इजी भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जब भी ये वीडियो देखिएगा तो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे सारा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर ऑल्सो।